हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आवड़ी फिजिक्स पाठशाला में। जैसा कि अपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि एफ और आर के मध्य संबंध के बारे में बात करती, उसी प्रकार आगे चलते हुए मैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करने वाला हूं, जिसका नाम है दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार एग्जाम में 4 नंबर का पूछा जाता है, इसलिए बच्चों को एकदम से आसान तरीके से मैं समझाने वाला हूँ, जिससे बोर्ड एग्जाम में बच्चों को 4 नंबर पढ़े हुए मिलेंगे आराम से। ठीक है, अगर वीडियो में नए हैं, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही इसके साथ वीडियो को लाइक कीजिए। तो आज मैं बात करने वाला हूं दर्पण सूत्र की। अगर वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे तो दर्पण सूत्र सीखने को मिलेगा, अगर नहीं हो तो दर्पण सूत्र नहीं है आपको। ठीक है, तो मैं दर्पण सूत्र की मैं बात करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं दर्पण सूत्र के बारे में। सबसे पहले मैं बात करूंगा, मेरे पास कोई भी एक दर्पण है। मान लो मेरे पास एक दर्पण है, मान लो मेरे पास एक दर्पण है जिसका ये परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। ठीक है, ये क्या कहलाता है? परावर्तक पृष्ठ। और ये इसका हो गया मुख्य एक्स। ये क्या हो गया? मुख्य एक्स। इतनी बात होगी। उसके बाद ये पॉइंट कहलाता है मुख्य फोकस एफ, और ये पॉइंट कहलाता है वक्रता केंद्र सी। ठीक है, अब माना कोई भी एक वस्तु है ए बी, कोई भी एक वस्तु है ए बी जो वक्रता केंद्र सी से परे रखी हुई है। ठीक है, वक्रता केंद्र सी से परे रखी हुई है। तो मैं अगर वस्तु ए बी को दर्पण पर आपतित कराता हूं तो हमेशा प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। कहां से गुजरती है? मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। ठीक है, इसके साथ ही एक और मैं प्रकाश किरण लूंगा जो दर्पण के ध्रुव से मिलाते हुए पुनः उसी माध्यम में चली जाती है। कहां चली जाती है? पुनः उसी माध्यम में चली जाती है, और जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है वहां पर हमारा प्रतिबिंब बनता है। तो इस प्रतिबिंब को मैंने नाम दिया है बी डैश ए डैश। ठीक है, और ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट एम है। इतनी बात होगी। उसके बाद वस्तु की दूरी क्या होती है? u। ठीक है, वस्तु की दूरी क्या होती है? u होती है। उसके साथ ही प्रतिबिंब की दूरी v होती है, प्रतिबिंब की दूरी v होती है, और वक्रता त्रिज्या की दूरी r होती है। ठीक है, वक्रता त्रिज्या की दूरी r होती है, और एक होती है स्मॉल f। ठीक है, अब थोड़ा सा डायग्राम के बारे में लिखेंगे। जैसे मैंने लिखा, माना एक एबी वस्तु वक्रता केंद्र सी से परे रखी हुई है, जिसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र सी व फोकस दूरी एफ के मध्य बनता है। बस इतना ही लिखना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब मैं बात करूंगा अकॉर्डिंग टू डायग्राम, चित्र से। अब हमें इसके अंदर 4 ट्रायंगल दिख रहे हैं। कितने? 4 ट्रायंगल। कौन कौन से हैं? देखो मैं मार्क कर देता हूं या फिर अलग बना देता हूं। देखो, एक तो ये रहा ट्रायंगल। ठीक है, फिर इसके साथ ही एक और ट्रायंगल दिख रहा है मेरे को, दिख रहा ना? उसके साथ ये रहे अलग। ठीक है, एक ये रहा और एक ये रहा, मतलब 4 हो गए अपने पास। कितने हो गए? 4। तो सबसे पहले मैं इसकी बात करूंगा। तो बात करूंगा ट्रायंगल ए बी पी व ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी। ठीक है, ट्रायंगल ए बी पी व ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी की बात करूंगा। मानो कि एंगल ए बी पी और एंगल ए डैश बी डैश पी 90 डिग्री है। देखने से पता चल रहा है 90 डिग्री है। इसके साथ ही एंगल ए पी बी एंगल ए डैश पी बी डैश इक्वल है। क्या इक्वल है? तो इसका मतलब ये ट्रायंगल समरूप हो गए। तो अतः त्रिभुज ए बी पी व त्रिभुज ए डैश बी डैश पी एक समरूप त्रिभुज होंगे। क्या होंगे? समरूप त्रिभुज होंगे। इतनी बात होगी। अब समरूप त्रिभुज की डेफिनेशन होती है संगत भुजाओं का अनुपात। तो ए डैश बी डैश का अनुपात क्या हो जाएगा? ए बी। इसी प्रकार बी डैश पी का अनुपात किसके बराबर हो जाएगा? बीपी के। इसको दे देता हूं इक्वेशन फर्स्ट, मतलब 2 ट्रायंगल की अपनी बात होगी।
उसके बाद इस ट्रायंगल की हम बात करेंगे। चित्र से ट्रायंगल ए डेश बी डेश एफ व ट्रायंगल एम पी एफ से, ठीक है, एम पी एफ से। अब जरा देखो, एंगल ए डेश बी डेश और एफ इक्वल एंगल एम पी एफ 90 डिग्री है, ठीक है। इसी प्रकार एंगल ए डेश बी डेश सॉरी एफ और बी डेश इक्वल एंगल एम एफ पी भी इक्वल होंगे, ठीक है। इसी प्रकार तो ट्रायंगल ए डेश बी डेश एफ व ट्रायंगल एम पी एफ समरूप होंगे। बोले तो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल समरूप हो गए एक दूसरे के, ठीक है। तो वही बात है, समरूप की डेफिनेशन लेते तो संगत भुजाओं का अनुपात, तो ए डेश बी डेश अपॉन एम पी, ठीक है। ये जो भुजा है ये इसके बराबर होगी। उसी प्रकार होगी बात बी डेश एफ अपॉन एफ पी, ठीक है, बी डेश अपॉन एफ पी। इक्वेशन सेकेंड। अब चित्रानुसार देखो, एमपी है वो पैरेलल है एबी की, ठीक है। एमपी है वो पैरेलल है एबी की, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे रखा है। अब देखो ए डेश बी डेश अपॉन एबी इक्वल बी डेश एफ अपॉन एफ पी, ठीक है, एफ पी। इक्वेशन 3। अब इक्वेशन फर्स्ट व इक्वेशन 3 की तुलना करने पर तो ये देखो, ये वाली चीज और ये वाली चीज सेम है, ठीक है। तो क्या होगा, बी डेश पी अपॉन बी पी और बी डेश एफ अपॉन एफ पी। इक्वेशन 4। इसकी बात होगी इक्वेशन 4। अब चिन्ह है परिपाटी से बी डेश पी की दूरी की बात करूंगा मैं। बी डेश पी है वो है प्रतिबिंब की दूरी, तो बोले तो v, ठीक है, और वो भी माइनस का, ठीक है। क्योंकि अवतल दर्पण की जितनी भी जो दूरियां हैं वो दूरबीन से नापी जाती हैं और जो लेफ्ट साइड की साइड होती है वो हमेशा नेगेटिव होती है, इसलिए प्रतिबिंब भी नेगेटिव की साइड है और नीचे की साइड है, इसलिए नेगेटिव होगा, ठीक है। उसके बाद बीपी जो कि है प्रतिबिंब बिंब की दूरी होगी u, वो भी होगी माइनस की। उसके बाद बी डेश एफ, अब आएगी बात बी डेश एफ, इसकी बात है। तो मैं इस पूरे में से इसको घटाऊंगा तब हमारे पास इसका मान आएगा, तो मैं लिखूंगा बी डेश पी माइनस एफ पी। क्या लिखूंगा, एफ पी। तो मेरे पास इसका मान है, बी डेश पी का मान है माइनस पी और इसका मान है माइनस और माइनस एफ, तो पूरे का मान हो जाएगा v माइनस प्लस एफ, ठीक है। और एफ पी का मान होगा माइनस का एफ, ठीक है, माइनस का एफ। इक्वेशन 4 में ये सारे मान रख देंगे। तो इक्वेशन 4 में सारे मान रखने पर बी डेश का मान होगा माइनस का v अपॉन और बीपी का मान है माइनस का u इक्वल, फिर बी डेश एफ का मान होगा माइनस का v प्लस का f अपॉन एफ का मान है माइनस एफ, ठीक है। इतनी बात होगी। उसके बाद इन दोनों को सभी को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे इधर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो वी एफ इक्वल ये इधर जाएगा तो माइनस का प्लस का हो जाएगा यूवी और ये माइनस का यू एफ। पूरे समीकरण में यूवी एफ का भाग देने पर ठीक है, तो मैं यूवीएफ का भाग लगाऊंगा तो वी एफ अपॉन यूवी एफ इक्वल यूवी अपॉन यूवी एफ माइनस यू एफ अपॉन क्या हो जाएगा यूवी एफ, ठीक है। अब जो कैंसिल क्या हो रहा है, वी एफ कैंसिल हो रहा है, इसमें क्या कैंसिल हो रहा है, यूवी कैंसिल हो रहा है और इसमें क्या कैंसिल हो रहा है, यू एफ कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो बची हुई टर्म मैं लिख दूंगा 1 अपॉन यू इक्वल और 1 अपॉन एफ इक्वल माइनस
और 1/v बच गया। ठीक है, इसको इस साइड लेके जाते हैं तो हमारे पास बनता है 1/f इक्वल 1/u प्लस 1/v, और हमें यही प्रूव करना था। तो इक्वेशन समीकरण, यह समीकरण दर्पण समीकरण कहलाता है, दर्पण समीकरण कहलाता है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अगर दर्पण समीकरण समझ में आ गए हो तो वीडियो में कमेंट जरूर करना, और वीडियो में लास्ट तक बने रहे हैं तो भी कमेंट करना कि सर हमने वीडियो को देखा है, और वीडियो को हमेशा ऐसे ही ऊंचाइयों तक लेके जाना आप लोगों को। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।